हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम है अभिनव चौधरी और आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही खास गेस्ट को लेकर आए हैं अपने चैनल पे, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड वेल्थ मैनेजमेंट एस्ट्रोलॉजर हैं। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ ये एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी भी चलाते हैं और इनकी एक्सपर्टीज हैं इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो कि शायद आपके काम आने वाली हैं। आप चाहे एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक एडवांस लेवल पे चल रहे हैं, आपको डे ट्रेडिंग करनी चाहिए, इंट्रा ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के बारे में आपको सोचना चाहिए, या कौन से गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपके लिए अच्छे हैं, तो ये सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो स्वागत है मानव शास्त्री जी का और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमें मानव शास्त्री जी के साथ और वेलकम टू माय चैनल। शास्त्री जी कैसे हैं आप लोग? आप ये बताइए पहले। एकदम बहुत अच्छा। और आई थिंक नमस्कार आपको और आपके सारे जितने व्यूअर्स हैं उनको गुड विशेस और इनफैक्ट थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू शास्त्री जी। पहले तो मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो शास्त्री जी हैं ये ओनली एस्ट्रोलॉजर नहीं है, इन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट की दुनिया में भी अपना काफ़ी बड़ा नाम कमाया है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ना इसी से रिलेटेड रहेगा कि आप मेरे को ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी और वेल्थ मैनेजमेंट आपने साथ में करने का कैसे सोचा और इन दोनों का संबंध इतना गहरा क्यों है? आप मेरे को पहले ये बताइए। देखो, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट शब्द आपने सुना, हम नॉर्मल एक छोटा सा आदमी से लेके बड़ा से आदमी, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे आप बड़ा बिजनेसमैन हो, हर किसी की तमन्ना इच्छा होती है कि मैं लाइफ में पैसे बनाऊं या वेल्थ बनाऊं। तो कोई हम्म। नौकरी करके बनाता है, कोई प्रोफेशन से, कोई बिजनेस करके, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करके बनाते हैं। तो चूंकि मैं बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन 8 साल काम कर चुका हूँ। आई वर्कड इन आईडीबीआई बैंक, जमशेदपुर ब्रांच, टिल 2008। और चूंकि वहाँ पे मैं एक स्टेट को, कंट्री मतलब को हैंडल करता था, तो वो चूंकि रिटेल इंडस्ट्री थी, तो उस फाइनेंस की फील्ड में रहते रहते, चूंकि ये होता है ना, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या इन सब चीजों के बारे में थोड़ा जान समझ में आया। क्योंकि जो नॉर्मल आदमी होता है उसको FD या बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट देखो बहुत ज्यादा नहीं मिलता। जिन लोगों की हम्म। इच्छा है कि हम थोड़ा रिस्क लें, थोड़ा डाइवर्सिफाइड ऑप्शन में जाएं, तो वो कहीं कहीं स्टॉक मार्केट में जाते हैं, कैपिटल मार्केट में जाते हैं। तो वहां से मेरे अंदर एक इच्छा जागी, और बाय द सेम टाइम मैं एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर ही रहा था। देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशन टीचर से, और चूंकि आई एम द 16th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर इन माय फैमिली, तो वाह। ये दोनों मेरे में थोड़े नेचुरल थे। और हम्म। चूंकि वेल्थ मैनेजमेंट में जैसे एस्ट्रोलॉजिकल एंगल अगर हम देखें, तो हर इंसान के जो बर्थ चार्ट होता है, तो हम्म। वो बर्थ चार्ट में नॉर्मली हम देखते हैं जो वेल्थ इनकम कमिंग हाउसेस है, वो सेकंड हाउस इज वेल्थ एक्विजिशन, और 11वां खाना अचीवमेंट का हाउस है। ये नॉर्मली अगर कोई भी किसी का बर्थ चार्ट अगर देखता है, तो हर किसी का सपना होता है कि मैं कितने पैसे बना पाऊंगा लाइफ में, नौकरी से होगा, जॉब से होगा, या कैसे होगा। तो नॉर्मली हर इंसान के चार्ट में आप जब भी थोड़ा सा तो स्टॉक मार्केट का एरिया है जहाँ पे थोड़े ज्यादा राइज या थोड़ा ज्यादा ग्रोथ है, के लिए आपको बर्थ चार्ट के कुछ कुछ हाउसेस को खास करके ध्यान में रखना पड़ेगा। हम्म। मैं आपको थोड़ा सा एक व्हाट्सएप पे आपको एक चार्ट आई थिंक मैंने आपको भेजा था, एक बर्थ चार्ट का लोगो जिसमें पूरी साइंस अगर आपके हाँ हाँ, आपने इस भेजा पे था है मेरे तो को। उसको आप शेयर, आप अगर उसको थोड़ा स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं, तो मैं आई थिंक आपको उसमें साइंस का नाम लिखा होगा, एरीज, टॉरस, लियो, ऐसे करके। उससे मैं एक्सप्लेन करना थोड़ा अच्छा हो जाएगा आपके व्यूअर्स को। जैसे आप और आपके सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये एक मॉडल सैंपल जोडियाक बेल्ट में, जैसे हम जिसको लग्न कुंडली बोलते हैं, यहाँ मून चार्ट नहीं देखना होता है। यहाँ हम्म। हर इंसान का एक इंडिविजुअल बर्थ असेंडेंट होता है। ये तो हम दिखा रहे हैं कि एक नॉर्मल सैंपल, इसमें एरीज साइन मतलब इंसान खुद हो गया, और टॉरस अच्छा। साइन जो है यूनिवर्सल सेकंड हाउस ऑफ बैंक है। ये अक्वायर्ड वेल्थ है, जो पैसा आपने जमा करके अपने सेविंग्स में रखा है, ये आपके पास जो भी बिलोंगिंग्स है। अब हम्म। ये वेल्थ है, ये जो आपने नौकरी से कमाई, फैमिली से कमाई, कहीं से कमाई, तो इस पैसे से अगर गेन कमाना है तो आपको कहाँ हम्म। जाना पड़ेगा? आप टॉरस साइन से सीधा 11 हाउसेस आगे जाओ। 11 हाउसेस अगर अच्छा। आगे जाओगे काउंटिंग फ्रॉम टॉरस, यू विल लैंड अप इन पाइसेस साइन विच इज द 12th हाउस। ये हाउस है ओके। इन्वेस्टर्स का। एक नॉर्मल ओके। जोडियाक बेल्ट में पाइसेस साइन स्पीक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, बट ये इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो हम डिफाइन करते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म।
ठीक है। हम्म। तो इसमें लॉन्ग टर्म का जब बेसिस आता है तो हमको थोड़ा सा और एंगल देखना पड़ता है। अब बहुत तरह के लोग आपको इन्वेस्टिंग फील्ड में दिखेंगे। कुछ लोग सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में जाना पसंद करते हैं। तो जैसे मान लो कि जिसके 12th हाउस में फिक्स्ड साइन है, किसी दूसरे एसेंडेंट में जन्म हुआ है, तो कुछ लोग गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, इक्विटी मार्केट में नहीं जाते हैं। तो उसके पोर्टफोलियो थोड़े अलग है, जो बैंक में बॉन्ड्स में डालते हैं। ठीक है। तो उसके केस में आप थोड़ा सा देख सकते हैं। बट जो लोग स्पेकुलेटिव या स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं जहां पे रिस्क इन्वॉल्व है बट बड़े गेन्स भी इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए हम्म। आप नॉर्मली बर्थ चार्ट में लियो साइन को देखो। लियो साइन ओके। जो है टेक्निकली 6th हाउस फ्रॉम द पाइसेस साइन बनती है। ये हम्म। हाउस ऑफ स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन या कोई अच्छा, भी तरह की गैम्बलिंग टेंडेंसीज भी बोलो तो ये है। तो मतलब जो ये लियो साइन साइन, वाले हैं ये अपनी लाइफ में रिस्क बड़ा ले सकते हैं। टेक्निकली हम एक सैंपल समझने के लिए कि लियो ओके। जो होती है ये यूनिवर्सल आपकी ऐसी हाउस है जो क्विक रिस्की डिसीजन लेने में बिलीव करता है। तो लियो बेसिकली जो है 5th हाउस, किसी भी इंसान के चार्ट में कोई भी असेंडेंट हो उसका 5th हाउस में हो सकता है लियो की जगह कोई और साइन है। तो ये स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करती है। यहाँ से आप स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। और इससे गेन अगर देखना है, इससे बड़ा गेन देखना है, तो लियो से फिर आप 11 हाउसेस आगे जाओ, आप जेमिनी साइन में आओगे। तो दीज आर द पीपल हु मेक क्विक मनी विद इन द शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम टेकिंग। यहाँ पे इंट्यूशन पावर का बहुत इस्तेमाल होता है। तो 5th हाउस बेसिकली क्या है, आपकी जेनेटिक ब्रेन एक्सेलेंस है। भांपने की ताकत, इंट्यूस करने की ताकत, गेस करने की ताकत, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आपको जैसे अगर देखना है कि और अगर तरीके से अगर मान लो पैसा कमाना है, तो 8वां जो 8 नंबर की साइन है स्कॉर्पियो है। हम्म। ये भी डिफाइन करती है रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को। मतलब कोई बड़े प्रोजेक्ट, बड़े इंडस्ट्रीज में या कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट में, ये भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिफाइन करती है। तो स्कॉर्पियो भी एक ऐसी साइन है जहां पे आप मान लो अगर इन्वेस्ट करते हो तो वर्गो साइन देखो स्कॉर्पियो से 11th में आएगी, अगेन हम्म। मेकिंग अ कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट। तो हम्म। लियो, स्कॉर्पियो, ये ऐसी फिक्स साइन है जो कि रिस्की इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में अगर जाना है तो पाइसेस, लियो, स्कॉर्पियो। पाइसेस यानी 12th हाउस, अगर किसी के चार्ट में कोई भी एसेंडेंट हो तो उसके चार्ट में जो 12th हाउस होता है वो ऑब्वियसली उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिफाइन करता है। और उससे वो कितना गेन कमाएगा या नहीं कमाएगा, अगर ये देखना है उसके चार्ट में पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो आप पाइसेस से अगर 11 हाउसेस आगे जाओगे तो 10th हाउस, 10 नंबर की जो साइन है कैप्रिकॉन, दैट इज द कैप्रिकॉर्न। गेन थ्रू योर इन्वेस्टमेंट, लाभ। ओके। हर इंसान इन्वेस्ट करता है तो अचीवमेंट ऑफ गेन के मोडस ऑपरेंडी से करता है। तो विच आर द प्लैनेट विच कैन मेक यू अ लॉन्ग टर्म रिटर्न्स या क्विक इन्वेस्टमेंट और क्विक इन्वेस्टमेंट। तो जो स्टॉक मार्केट में जो प्लैनेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज मर्क्यूरी, मून, वीनस, मार्स, राहु। ये सब प्लैनेट जो है ट्रेडिशनली बहुत शॉर्ट फ्रेम में या मिड टर्म में अच्छे हम्म। खासे रिटर्न्स देते हैं। बट देर आर सर्टेन प्लैनेट्स विच कह डिनाई। सकते हैं जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए वाले साइन अच्छे हैं। डेफिनेटली, जो मतलब बहुत क्विक हम्म। टाइम में चाहे वो उसको देखिए, हम्म। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं, फिर इंटरडे ट्रेड होता है, फिर आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड होता है। हम्म। तो अलग अलग तरह के कॉल और पुट का ऑप्शंस हैं। तो मैं भी बहुत जनरल स्पेयर में बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके जो भी आई थिंक व्यूअर्स हों वो सब उतने वेल इक्विप्ड नहीं हो। बट हम बर्थ हम्म। चार्ट से ये कैसे डिटरमाइन करें कि कौन इंसान कैपिटल मार्केट के लिए सूटेबल है। सबसे हम्म। पहली दो बातें, हम्म। ये पाइसेस साइन जो 12th हाउस में आ रही है, हर चार्ट में ये 12th हाउस नहीं होगा, अलग अलग साइंस यहाँ पे होगी। तो हम्म। इसका लॉर्ड, पहली बात इसका लॉर्ड, और उसके बाद ये जो 10th हाउस में जो कैप्रिकॉर्न साइन यहाँ दिख रही है, यहाँ पे हर इंसान का जो साइन होगा, ये दो एरिया पहले पावरफुल होने चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि मैं इन्वेस्ट अपने नाम से करूं तो क्या मेरे नाम से कमाई आएगी या नहीं आएगी। तो पहले ये ओके। दोनों एरिया ताकतवर होने चाहिए। प्लस फिर जैसे आप हम्म। 5th हाउस और ये थर्ड में जो जेमिनी है ये जैसे देख जेमिनी। रहे हो, ये हम्म। दोनों का एक एंगल ताकतवर होना चाहिए। फिर 8 और 6, ये मैं वर्गो और आपको साइन स्कॉर्पियो। के, हाँ हाँ, तो ये हम्म। ये सब साइंस जो है काफी हद तक स्टॉक मार्केट, रिस्क इन्वॉल्वमेंट, एनालिसिस, डीप रिसर्च, मतलब नॉर्मल लोगों की कैपेसिटी से बाहर जाके काम करना। तो आप हम्म। जो भी देखो कि हम कैसे समझे कि ये मान लो किस तरह का है, इसमें थोड़ा हम्म। और एक्सप्लेनेशन देता हूँ। पब्लिक, हम्म। जब भी पब्लिक को समझना है, नॉर्मल पब्लिक, तो हम्म। नॉर्मल पब्लिक को हम दो साइन से डिफाइन कर सकते हैं जो अलग अलग जगह पे रिस्क लेना पसंद करती है।
कैंसर ओके। साइन भी ऐसी पब्लिक को डिफाइन करती है जो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती है। कैंसर साइन इज ऑफ पब्लिक, ये लोगों का हम्म पैसा। तो लोगों की वेल्थ जो है वो लियो साइन, गवर्नमेंट बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह सिक्योरिटी में जाना। तो इट इज द एक्सपेंशन वेल्थ हाउस फॉर द पब्लिक, लियो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। फिर लिब्रा साइन है, ये भी पब्लिक को डिफाइन करती है, ये थोड़ी क्रिएटिव थोड़ी लिबरल होती है। तो उसके वेल्थ एक्सपेंशन में देखिएगा कि स्कॉर्पियो साइन है, स्कॉर्पियो साइन इज द रिस्क टेकिंग साइन। यहाँ हम्म कैपिटल मार्केट या थोड़ा जिनको बड़ी चाहिए, जिसको विंडफॉल चाहिए, कुछ बड़ा सा ये चाहिए, तो यहाँ पे मार्स की साइन आती है। साइन इज द गवर्नमेंट, जैसे होता है ना सरकार, सरकारी बैंक। तो कुछ हम्म लोग जो कैंसर लियो का कॉम्बिनेशन जब बहुत ताकतवर होता है, तो लोग गारंटीड रिटर्न, सिक्योर्ड, या फिर जो थोड़े ओल्ड एज के लोग होते हैं जिनका पेंशन का पैसा है या हार्ड एंड मनी है, वो जाते हैं लियो कैंसर वाले एंगल में। बट जिनको थोड़ा कैपिटल मार्केट में थोड़ी ज्यादा ग्रोथ चाहिए, जिनको लगता है कि मैं कम समय में ज्यादा पैसे बना लूं, तो ऐसे लोगों के लिए लिब्रा इज द पब्लिक और स्कॉर्पियो इज द वेल्थ हाउस फॉर दिस पीपल्स। ओके। तो आप सिंपल भाषा में समझो, पाइसेस से 11th कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉन से 11th स्कॉर्पियो, 11 स्कॉर्पियो। टू 11, 11 टू 11। तो ये हम्म जो कॉम्बिनेशन आता है, ये कैपिटल मार्केट में बहुत ही फेवरेबल माना जाता है। ओके। और क्या कहते हैं इसमें जो आपने कौन कौन से प्लेनेट बताए, जैसे अभी 2023 चल रहा है, और अगर अभी इनके जोडिक साइन और जो प्लैनेट्स होते हैं इनकी मूवमेंट बदलती रहती है, तो अगर इन कोई बिगिनर है वो इसमें स्टॉक मार्केट में आना चाह रहा है और इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए अभी कौन सा सही समय रहेगा, कौन से साइन ज़्यादा बेटर है उसके लिए, जोडियक साइन? आ, देखो, ये थोड़ा सा इंडिविजुअल टॉपिक होता है, पर्सन टू हम्म पर्सन लोगों हम्म के चार्ट, मतलब जो भी, अगर मान लो वो किसी ऐसे हम्म एस्ट्रोलॉजर जो कि स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट होते हैं, हालांकि देखो हम्म नॉर्मल जो स्टॉक ब्रोकिंग के बहुत तरह के क्लासेस भी चलते हैं या बहुत तरह के मूवमेंट भी चलते हैं, बट हम एस्ट्रोलॉजिकल, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज बेसिकली कनेक्टेड टू द ग्लोबल मूवमेंट। चाहे हम्म किसी कंट्री में वॉर हो रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है, तो मान लो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, रशिया इज ऑयल प्रोड्यूसर। उसके बाद मान हम्म लो कि आप देश भर में, दुनिया भर में देख रहे हो कि महंगाई एकाएक बढ़ गई। तो हम्म कहीं भी जो ग्लोबल सेंटिमेंट से मूवमेंट है, न्यूज की वजह से स्टॉक मार्केट इफेक्ट होता है। प्लस हम्म जो इन्वेस्टमेंट का यूनिवर्सल प्लैनेट है वो सैटर्न है। तो सैटर्न हम्म ने भी हाल फिलहाल में जो नेशनल जोडिएक बेल्ट में एक्वेरियस नंबर की साइन है उसकी, उस साइन में ये 30 साल बाद आया है। तो दिस इज द साइन ऑफ एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, न्यू इन्वेस्टर्स चाहे जो है। बट सैटर्न इज करेंटली इन द कंबस्ट स्टेट टिल आई थिंक 5th और 7th मार्च। तो जब भी ओके। सैटर्न जैसा प्लैनेट कंबस्ट हो, चूंकि सैटर्न इज द इन्वेस्टर, जुपिटर इज द अवेलेबल वेल्थ। जुपिटर हम्म नाम का प्लैनेट है, वो वेल्थ का कारक माना जाता है। सैटर्न एक इन्वेस्टर है, बहुत केयरफुली देखता है। बट जहां पे स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट आता है उसको कंट्रोल करता है राहु। तो राहु का जो मूवमेंट है, दैट प्लेज ऑल्सो अ वेरी बिग रोल इन मेकिंग स्पेकुलेटिव गेन। करेंटली राहु ट्रांजिट कर रहा है एरीज साइन से। ओके। एरीज मतलब ये इन्वेस्टर लोग अगर चाहें तो मान लो अभी इस साल अक्टूबर तक का जो पीरियड है दैट विल बी वेरी एक्सीलेंट। आई थिंक अक्टूबर के बाद फिर राहु विल एंटर इनटू द पाइसेस साइन। हम्म। अगर पाइसेस आएगी तो यहाँ पर हो सकता है, पाइसेस साइन इज नॉट वेरी फ्रेंडली टू राहु, बट इट मैटर्स ऑन अ इंडिविजुअल चार्ट ऑफ अ पर्सन। हर इंसान के चार्ट में, जैसे मैंने बोला ना, वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निकल एरिया में आता है। तो वो इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसके चार्ट में क्या प्रोमिसेस है। कभी कभी आप देख लेना, हस्बैंड वाइफ है, फादर हम्म मदर है, तो कभी कभी हम्म इंसान का अपना चार्ट परमिट नहीं करता कि भैया मैं अपने नाम से कैपिटल मार्केट में ना जाऊं, या मेरे बेटे के नाम से करूं, वाइफ के नाम से करूं। वाइफ है तो हस्बैंड के नाम से करे, फादर मदर के। तो कभी कभी क्या होता है, इंसान के चार्ट में ही पूरा डिस्क्रिप्शन दिखता है, पता चलता है कि ये जो 12 हाउसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं उसकी फैमिली का कोई ना कोई रिलेटिव का एंगल आता है। तो कभी कभी हम्म इस चार्ट को थोड़ा सा आप रिवर्स एंगल से अगर घुमा के देखते हैं, जैसे फॉर हम्म एग्जांपल एरीज अगर इंसान है, इफ हम्म एरीज इज द ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ, तो उसका जो 9th हाउस है सैजिटेरियस, वो उसके पापा है। ओके। वो उसके पापा हैं। तो आप हम्म कैप्रिकॉन पापा का अवेलेबल वेल्थ हो गया। हम्म अब पापा का इन्वेस्टमेंट अगर देखना है तो उनको स्कॉर्पियो में जाके देखना पड़ेगा। अब फर्ज कर लो इनके स्कॉर्पियो साइन, अब ये हम्म मान लो जो भी भाई साहब है जिनके चार्ट होगा ये, अगर हम्म इनके चार्ट में मान लो टॉरस में जुपिटर बैठा है, हम्म सेकंड हाउस टॉरस में जुपिटर बैठा है, और वो स्कॉर्पियो को देख रहा है, तो इट्स अ वेरी श्योर कि पापा बड़े वाइस इन्वेस्टर होंगे। ऐसे लोगों को स्टॉक ओके। मार्केट में गेन मिलने की पॉसिबिलिटी, जुपिटर जब भी 12th हाउस को देखे, दीज पीपल आर वेरी केयरफुल इन्वेस्टर।
हालांकि ओके। अगर पापा के 12th में राहु होगा तो हम्म। अगेन राहु कैन बी वेरी डेंजरस इन दैट केसेस। बट मान लो इंसान के खुद के नसीब में वेल्थ नहीं लिखा, अब हम्म। जुपिटर अगर सेकंड में होगा तो इस इंसान को अपने पापा से एडवांटेज नहीं होगा। क्यों? ओके। क्योंकि जुपिटर बीइंग द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, फादर हम्म। के घर का लॉर्ड, अपने से 6 हाउसेस अवे चला जाएगा। अच्छा। हालांकि सेकंड हाउस विल बी वेरी कंफर्टेबल, ये इंसान अपने दम पर वेल्थ कमाएगा, इनको पिता के पैसे से ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो ऐसे केसेस में इनको क्या करना चाहिए? अब इस केस में मम्मी को बीच में ले आओ। ओके। मम्मी के अगर कैंसर साइन से देखो इज द मदर, तो मम्मी के हम्म। 11th हाउस में जुपिटर आ गया तो हम्म। मम्मी के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजिकली वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का काम करता हूँ, हम्म। एस्ट्रोलॉजी टीचिंग का भी मेरा काम है, आई डू चार्ट एनालिसिस ऑल्सो। हम्म। तो इतने सालों में हम बेसिकली ये देखते हैं कि जैसे किसी को भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे प्रॉपर्टी में है, बैंकिंग में है, लैंड में है, कैपिटल मार्केट में है, तो हर इंसान के चार्ट में कुछ बेसिक इक्वेशंस होते हैं जो ये बता देते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो इस दैट कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, कभी कभी इंसान का डायरेक्टली चार्ट अप्रूव नहीं करता कि हम स्टॉक मार्केट में जाएं। तो कभी कभी फैमिली में मदर है, वाइफ है, सिस्टर है, ब्रदर है, उनको फर्स्ट एप्लीकेंट या सेटअप पूरा ऐसा रखा जाए कि उनको फर्स्ट एप्लीकेंट आप बना दें और खुद पर्दे के पीछे से काम करें। तो दैट इज अच्छा। ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव टू मेक वेल्थ। तो वो वेल्थ का रास्ता खुल जाता है अगर आप अपनी मदर को ले आते बीच में तो। एग्जैक्टली देखो, हर किसी के चार्ट हम्म। में क्विक वेल्थ का परमिशन नहीं होता है, नॉट नेसेसरी। हम्म। ये मैं एक जनरलिस्ट व्यू बोल रहा हूँ। बट हम हम्म। जब होता है ना, बहुत से लोग चाहते हैं हम कैपिटल मार्केट में जाते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, चाहे उनके चार्ट में उसके ये वे मतलब काम नहीं करता है। तो किसी किसी को क्या होता है, उसके चार्ट में वो परमिशन है नहीं, अब उसने अपने नाम से अकाउंट खोल दिया, अपने नाम से सारे ट्रांजैक्शन करने लगा, तो वो देखते हैं कि उसका जो डिसीजन मेकिंग एरिया है जो थोड़ा इम्पेशेंट वे में काम कर देना, या थोड़ा लीक से हट करके काम कर देना। तो प्लैनेट प्लेज अ वेरी बिग रोल। एट द टाइम हम्म। ऑफ बर्थ योर डेस्टिनी इज फिक्स्ड। हर किसी की ओके। डेस्टिनी बहुत हद तक फिक्स्ड है। आप अपनी लाइफ में कितना पैसा कमाओगे ये प्री डिटर्मिंड है, ठीक है, प्री डिटरमाइंड है। अब वो किस किस सोर्सेस से आप कमाओगे, चाहे स्टॉक से कमाओगे, लैंड से कमाओगे, गोल्ड से कमाओगे, या बिजनेस से कमाओगे, प्रोफेशन से कमाओगे, तो हर किसी की इंसान में जो वे ऑफ वेल्थ इनकमिंग है वो बहुत हद तक डिटरमाइंड है। किसी के पास में एक ही ऑप्शन होता है, जॉब से। तो ऐसे हम्म। लोगों को मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करें। बट अगर फिर भी आपके घर में एक से ज्यादा अर्निंग मेंबर हैं, आपको लगता है कि छोटे छोटे अमाउंट में, जैसे म्यूचुअल फंड्स में या बैंक में, आप देखो एक रेकरिंग डिपॉजिट नाम की चीज होती है या एसआईपी होता है, उसमें महीने महीने हजार हजार रुपया करके आप डालते हैं। तो जिसका सपना बिल्कुल। वेल्थ क्रिएशन का है, और मैं कभी भी, आप एनएससी बीएससी में अगर आप जाते हो कैपिटल मार्केट में, तो कभी भी आप इंट्राडे ट्रेड में मत जाओ, दैट इज अ स्पेकुलेशन, उसको सामान्य भाषा में जुआ भी बोल सकते हैं। मैं बिल्कुल उसके गैम्बलिंग है। फेवर में नहीं हूँ। और मैं चूंकि एस्ट्रोलॉजिकली अगर मेरे पास कोई आता है तो आई एम हम्म। सॉरी टू से दैट मैं उस एरिया पे काम नहीं करता, क्योंकि मेरे प्रायर प्रोफेशन अभी एस्ट्रोलॉजी टीचिंग है। मैं हम्म। एस्ट्रोलॉजी 1-to-1 पढ़ाता हूँ, उसमें से एक एंगल है वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ तो मैनेजमेंट। वो इसके चार्ट में कैसे लिखा है, नहीं लिखा है, विदर टू मेक इज इन हिज ओन नेम, वाइफ के नाम पे, बच्चे के नाम पे, हम्म। तो उसमें क्या होता है, मुझे देखना पड़ता है कि किसके नाम में, किसके नाम से अकाउंट खोलने से काम होगा। तो वो सारे ऑप्शंस उसके चार्ट में होते हैं। तो जैसे मैंने ये आपको एक ऑप्शन बताया, किसी भी हम्म। इंसान के चार्ट में स्पेकुलेटिव गेन आना, हम्म। पहले तो मान लो कि पिछले जन्म के आपने मेरिट बहुत अच्छे कमा के लाए हो, ये लियो साइन या फिफ्थ हाउस में जो भी आपकी साइन आएगी, मान लो किसी का हम्म। वर्गो एसेंडेंट है, तो फिफ्थ हाउस में ये 11 नंबर की साइन आ जाएगी। तो ये हम्म। उसके पास्ट लाइफ का मेरिट का हाउस हो गया। अब मेरिट को वो इनकैश कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इट यू हैव टू सी 11 हाउसेस फ्रॉम द फिफ्थ हाउस, जो आपका थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस इज द रिस्क। ओके। रिस्क लेके बुद्धि और बल ओके। दोनों का इस्तेमाल करके पैसा कमाना। जेमिनी। हाँ, अच्छा ये लियो जेमिनी में। जेमिनी का जेमिनी ओके। और ओके। लियो का कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया, ये आपको एक सैंपल चार्ट के बहाने बताया। अब मान लो हम्म। किसी का वर्गो एसेंडेंट है, तो वर्गो हम्म। एसेंडेंट जो 6 नंबर की साइन है वो 1 नंबर पे आ जाएगी। तो फिर हम्म। फिफ्थ हाउस में आप देखोगे एक्वेरियस साइन आ जाएगी। एक्वेरियस विल हम्म। कम इन द फिफ्थ हाउस, सॉरी हम्म। इट विल कम इन द सिक्स्थ हाउस, फिफ्थ में कैप्रिकॉर्न आ जाएगी।
और केप्रिकॉन से फिर आई थिंक 11th में देखोगे तो स्कॉर्पियो आ जाएगी। तो मैं हम्म ज्यादातर मैंने देखा है कि वर्गो एसेंडेंट पीपल जो हैं या कुछ हद तक जो जेमिनी एसेंडेंट है, मर्क्यूरी के रूल्ड साइन एसेंडेंट में आ जाए, फर्स्ट हाउस में आ जाए, हम्म तो ऐसे लोग जो कि वेल्थ क्रिएशन के मैटर में दे आर वेरी क्लेवर, दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे आर वेरी क्विक टू टेक द कॉल ऑन दोज एरियाज। यहाँ तक कि मैंने स्कॉर्पियो असेंडेंट को भी देखा है, इवन कैंसर असेंडेंट को भी देखा है। दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट इन इन्वेस्टमेंट एरियाज। हाँ, इन्वेस्टमेंट बड़ा देख सोच समझ के करते हैं ये वाले। डेफिनेटली हम्म डेफिनेटली देखो, हर हर किसी के चार्ट में कुछ कुछ हम्म एंगल्स होते हैं। हम्म बाकी तो देखो, देर इज अ मैटर ऑफ, यहाँ पर क्या होता है, एक चार्ट हम्म वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। ये थोड़ा 3-4 स्टेप्स में हमको देखना पड़ता है। सबसे पहले हर इंसान के चार्ट में पहले जुपिटर की पोजीशन देखो, उसके चार्ट में हम्म जुपिटर कैसा है। जुपिटर इज हम्म द एक्यूमुलेटेड वेल्थ। आपने खुद जो मेहनत से कमाया या खानदान से मिला, फैमिली से मिला, चाहे शादी के बाद इन लॉ से मिला, कहीं से भी मिला, जुपिटर इज द एंसेस्टर, या तो आपके पास अक्यूमुलेटेड वेल्थ। उसके बाद हम्म। सैटर्न जो होता है, ये आपका जेनेटिक इनहेरिटेंस का कारक है। मेरा एक क्वेश्चन और था आपसे। इस सारी वेल्थ मैनेजमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसे रहती है? आप आपको भी पता है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, पर आप वो रिस्क मैनेज कैसे करते हैं? मतलब आप जब किसी से लेते हैं, आप वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी चला रहे हैं, तो जब आप किसी का पैसा लेते हैं, आप उनसे बोलते हैं कि भाई हम आपको इतना रिटर्न ऐसे ऐसे देंगे, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं सारा? आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है रिस्क लेने की उसमें? मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको समझा दूं, मैं डायरेक्टली कभी हम्म किसी से वेल्थ नहीं लेता। आपने हम्म कैपिटल मार्केट में एक नाम सुना होगा कि हर इंसान का नॉर्मली पहले एक बैंक अकाउंट होता है किसी बैंक में। हम्म बैंक के अलावा कैपिटल मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होगा, आपके पास एक हम्म, ट्रेडिंग अकाउंट होगा। तो बिल्कुल। डीमैट और ट्रेडिंग, आप बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनीज हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग है, उसके बाद रेलिगेयर है, एसएमसी है, मतलब टाटा कैपिटल है, तो बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेज होती है। तो हम्म मैं उस इंसान को इंसिस्ट करता हूँ, अगर कोई फ्रेशर है तो उसको बैंक अकाउंट तो एक होना मैंडेटरी है, प्लस साथ हम्म में एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे। अब वो सारा चीज हम्म खोलने के बाद, मान लो उसका चार्ट मुझे परमिशन देता है, तो वो हम्म सारी चीजें खोल लेने के बाद, तो हम्म खोल लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना डालना उसका काम ही है। बट हम ओके। उसको टिप्स देते हैं कि भैया, आप हम्म आपका चार्ट इस टाइम में ये सजेस्ट करता है, यहाँ पर पैसा डालो, यहाँ पर डालो। तो जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल चार्ट एनालिसिस के बाद ये बहुत ज्यादा परसेंट टू परसेंट वेरी करता है, सबके लिए कॉमन नहीं होगा। तो जैसे मैंने बोला ना, कोई अपने नाम से, कोई बच्चे के या कोई वाइफ के नाम से, तो रिस्क वाला जो फैक्टर है ये हम पहले ही फिगर आउट कर लेते हैं। अगर इसका चार्ट परमिट नहीं करता, तो मैं कहीं हम्म कहीं डायरेक्टली ना बोल देता हूँ कि आपका चार्ट हम्म तो परमिट नहीं कर रहा है, आपकी हम्म वाइफ से या बच्चे के नाम पे, ब्रदर सिस्टर या मतलब किसी के नाम पे आप खोलते हो। तो पहला हम्म पॉइंट आता है वो। और हम्म आप एक चीज और, जैसे आपने सवाल पूछा कि हम रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, तो देखो, कभी भी मैं इन्वेस्टर को एक चीज समझाता हूँ, आपके चार्ट में जो प्लेनेट हैं वो किसी न हम्म किसी सेक्टर को डिफाइन करते हैं। जैसे सैटर्न है, नेचुरल रिसोर्सेज का प्लेनेट है। मार्स है, जो हम्म पावर सेक्टर रियल एस्टेट का है। सन जितनी हम्म है, गवर्नमेंट कंपनीज का है। मून, मर्क्यूरी, वीनस जो है थोड़े एफएमसीजी सेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जुपिटर जो है एजुकेशन और बैंकिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। तो हर प्लेनेट कुछ न कुछ सेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो हर किसी के चार्ट में कोई ना कोई ऐसा प्लेनेट, एक दो प्लेनेट जरूर होता है जो रेगुलर उसको फेवर करता है, हर किसी के चार्ट बिल्कुल। में। तो उस की प्लेनेट को जब हम फिगर कर लेते हैं, तो वो की प्लेनेट का जो नेचुरल लेवल पे जो ट्रांजिट होता है एनुअल लेवल पे, उसकी दशा अंतरदशा या किस एज के आसपास में है, तो इसके हिसाब से हम एक एनालिसिस करते हैं कि इस इंसान को इसमें इसमें पैसा डालना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। जैसे आप शॉर्ट टर्म में कम से कम समय मान के चलो कि 14 to 21 डेज या 30 डेज है। एक महीना मतलब मेरे लिए शॉर्ट टर्म है, एक हम्म। महीना शॉर्ट टर्म है। फिर मिड टर्म मतलब 3 महीने से लेके 6 महीना। छह और महीने जो लॉन्ग टर्म होता है, वो लॉन्ग टर्म आप मिनिमम मान के चलो कि 8 महीने से लेके आप मैक्सिमम 2 साल, 3 साल तक। कभी कभी हम्म कुछ बड़ी कंपनियां होती है ना, जैसे टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, या कुछ ऐसी एनएससी बीएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो 50 कंपनी है, निफ्टी 50 जिसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, वो ऐसी कंपनियां होती हैं जिस पर पैसा डालना मतलब रिस्क फैक्टर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बिकॉज निफ्टी 50 इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, वो इंडियन स्टॉक हम्म मार्केट, इंडियन बिजनेस, गवर्नमेंट के नीचे का बैकबोन है। अभी फॉर एग्जांपल, ये बहुत लोगों ने अडानी वाला एंगल देखा, तो मैं ना कि उसके बायस लेवल में जाऊंगा, बट अडानी के बारे में जिस तरह का न्यूज आया, चाहे कि जिस तरह के इशू आए, तो वो हम्म इतनी बड़ी एक
जाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जितनी भी कंपनीज हैं इनके पास रिसोर्सेस इतने होते हैं कि बैंक इनको जो मॉर्गेज देती है, ये जो बिजनेस करते हैं, ये ग्लोबल फेनोमेना है, ग्लोबल रूल है। हम्म। तो इनके पास एसेट, मतलब कहते हैं ना कि 3 गुना ज्यादा एसेट होते हैं, उसके बदले में एक टाइम इसको बैंक लोन देती है। तो ऐसे हम्म। लोगों के डूबने के चांसेस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसे रिलायंस है, टाटा है, ये लोग आज नहीं टाटा। खड़े हुए। हम्म। अब जो एक न्यू कमर आदमी होगा वो थोड़ा सा ये सेंटिमेंट से घबरा जाए, जिसको इसकी प्रैक्टिस नहीं है, आइडिया नहीं है, तो ये एक बहुत चलने वाला कौन फिल्म है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अफवाहों को देख के या न्यूज चैनल को देख के, या आप कह सकते हैं कि किसी के पीछे ब्लाइंडली भागने से अच्छा है आपका खुद का बर्थ चार्ट क्या परमिट कर रहा है, आप कौन से सेक्टर में अच्छा काम कर सकते हो रेगुलर छोटे छोटे लेवल पे। हम्म। आप मान लो महीने के 2-2 5-5 हजार करके इन्वेस्ट करना चाहते हो, हर महीना करके वैसे भी कर सकते हो। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जैसे उनका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट एक स्पेसिफिक जगह खुलवा देना अगर नया बंदा है। अगर हम्म। एग्जिस्टिंग है तो एक एस्ट्रोलॉजिकल उसको कंसल्टेशन में हमारे साथ थोड़ा कनेक्ट होना पड़ता है। तो उसमें ओके। हम थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं कि उसके चार्ट में एक एनुअल फोरकास्ट हम दे देंगे कि आप ये चार्ट में या इस एज ग्रुप में इस जगह पे सकते हो इतना इतना पीरियड में। तो वो उसके सारे पैरामीटर्स होते हैं जो उसका चार्ट फोरकास्ट करता है। तो हम एस्ट्रोलॉजिकली वेल्थ मैनेजमेंट को कनेक्ट करने से पहले हम ये देखते हैं आप पास्ट लाइफ में अपने गुड या बैड कर्मा के आधार पे क्या अच्छा या बुरा लाए हो। इसके आधार पे हम डिटरमाइन करते हैं कि आप दुनिया की भीड़ के हिसाब से मत चलो, आप आपकी डेस्टिनी क्या बोल रही है उस हिसाब से चलो, जो सेक्टर आपको फायदा देंगे। तो ये पर्सन टू हम्म। पर्सन वेरी कर सकते हम्म। और मेरा नेक्स्ट ये रहेगा, चलो अब बात हो रही है अडानी अंबानी की, तो थोड़ा गवर्नमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट एक बार हमारी ऑडियंस को बता दो कि ये कैसे वर्क करते हैं और आप इनसे कैसे फायदा निकाल सकते हैं। देखो गवर्नमेंट बॉन्ड के पीछे बेसिकली क्या होता है, आरबीआई का जो बॉन्ड हो गया या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के बॉन्ड हो गए। तो आपको एक चीज पता होगा कि जितने भी लोग बैंक में पैसा डालते हैं, बैंक हम्म। में जो पैसा आता है जिसमें ज्यादा रिटर्न नहीं होता है, एफडी में 7% 8% गारंटेड रिटर्न होता है। तो 7% 8% तो कोई भी नॉर्मल एक्स वाई जेड बना सकता है आज के डेट में। आप जहाँ कहते हैं ना बिजनेस में पैसा लगाते हो, आप सिंपल सेंस में आपको समझाता हूँ, सामान्य लोगों की समझ में है कि आप मान लो आपने एक राशन की दुकान खोल ली। हम्म। मान लो ये जो राशन की दुकान है ये सरकार की है। हम्म। कुछ पब्लिक ने पैसा सरकार के एफडी में डाला, बैंक में डाला, सरकार ने एक राशन की दुकान खोल ली और दुनिया भर के किसान से वो राशन मतलब होलसेल के भाव में रिटेल में बेचता है। तो हम्म। राशन तो ऐसी चीज है कि सब रोज रोज लेंगे खाएंगे, मतलब ये आपकी डेली नीड्स है, राशन हो गया, कपड़े हो गए। तो सरकार भी बहुत तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर में काम करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, रोड बनाती है, बहुत हम्म। सारे इंस्टीट्यूशन एयरपोर्ट बनाती है, रेलवेज बनाती है, ऐसी बहुत सारी चीजें बनाती है हम्म। जहाँ पे सरकार को रेवेन्यू आता है, फिक्स्ड रेवेन्यू आता गारंटीड है। है, बिल्कुल। रेलवे है, फिर टोल प्लाजा है, हाईवे है, फिर आप लाइसेंस अथॉरिटी है, फाइन्स हैं। तो देर आर लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पे सरकार को फिक्स्ड पैसा आता है। हम्म। तो सरकार बहुत तरह के प्रोजेक्ट में जहाँ पैसा लगाती है, जहाँ पे गारंटीड, मतलब सरकार को मान के चलो कि 10 से 15% इनकम आ ही जाती है। तो 10 से 15% खुद कमाती है, तब जाके आपको 7-8% गारंटेड रिटर्न देती है। तो बिल्कुल। गवर्नमेंट बॉन्ड जो है बेसिकली वो पैसा कहाँ पर जाता है, जो बड़े बड़े बैंकों में लोग एफडी में डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र चाहे जो पहले के जमाने में था, तो पोस्ट ऑफिस में या बैंक में या बॉन्ड्स में डालते थे, जहां लिखा था गारंटीड रिटर्न 6% 7% या एक टाइम कभी 8% 9% तक था। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि ऐसी जगह है जहाँ पे सरकार को पता है कि ये पैसा मेरे पास इजीली रिकवर हो जाएगा। तो जहाँ पे हम्म। ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है वहाँ श्योर शॉट है, बट वो ऐसे लोग जहाँ इन्वेस्ट करते हैं जिनको सिक्योरिटी जिंदगी में ज्यादा चाहिए, जो रिस्क लेना नहीं चाहते, ज्यादा ब्रेन वर्क करना नहीं चाहते, या किसी पे ट्रस्ट करना या मेंटल एक्सरसाइज करने का जिनके पास टाइम नहीं है। बट मैं आज के ज़माने में कह सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट में भी ऐसी बहुत सी कंपनी है जो कि रिलायबल है, उसको शॉर्ट टर्म में आप मत देखो। जो पैसा आप ओके। मान लो साल भर के लिए एफडी करते हो, वही मैं कहता हूँ आप एक कंपनी के ऊपर में पैसा मत लगाओ। दुनिया में 4 सेक्टर है, मान हम्म। लो दुनिया में 10 सेक्टर है, 20 सेक्टर है। कभी भी स्टॉक मार्केट जो है ये मार्केट पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज पे काम करती है। कभी मतलब आपने जितना सुना है कि जितना आपका जो पोर्टफोलियो है जितना डाइवर्सिफाई होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना अच्छा आपके लिए। एग्जैक्टली exactly, थोड़ा सा आप स्टील हम्म। सेक्टर में थोड़ा सा डाल हम्म। दो, थोड़ा सा आईटी में, हम्म। थोड़ा फार्मा में, थोड़ा हम्म। एग्रीकल्चर में। जैसे अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं मैं, भारत देश हम्म। की कंट्री में ये 2023 में क्या खास होने वाला है।
इंडिया में अभी बहुत सारे टूरिज्म स्पॉट्स बढ़ गए हैं, इतना हम्म। ह्यूज टूरिज्म होगा। अभी रिलीजियस टूरिज्म होगा, इंटरनेशनल टूरिज्म होगा। क्यों? अभी इंडिया में G20 की बैठक है। बिल्कुल। इस साल इंडिया में वर्ल्ड कप होगा। इस हम्म। साल स्कॉ करके जो है कुछ एशियन कंट्रीज की एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी। तो ऐसे बहुत सारे अभी IPL भी होगा। तो इस साल होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स आप देख लो, ट्रैवल हम्म। इंडस्ट्री के स्टॉक्स देख लो। जैसे इंडिया होटल नाम की कंपनी है, ये टाटा ग्रुप की रिलायबल होटल है। ऐसी बहुत सारी होटल इंडस्ट्रीज आप फिगर आउट कर सकते हो। तो इस साल होटल इंडस्ट्री का बोलबाला रहेगा, क्योंकि दुनिया भर हम्म। की वर्ल्ड से पब्लिक जो आएंगे वो टूरिस्ट आएंगे, तो होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री ये बहुत बूम करेगी। उसके बिल्कुल। अलावा इंडिया में भी आप देख लो, एविएशन सेक्टर है, तो जितने हम्म। एविएशन सेक्टर है उसमें भी बहुत ह्यूज कमाई आएगी। अभी बिल्कुल। टाटा ग्रुप ने, जैसे आपने सुना होगा कि इंटरनेशनली एक सर्विस सेंटर खोलने के लिए, जो कि हम्म। एयरबस और बोइंग, हम्म। वर्ल्ड में ऐसी दो ही मतलब ब्रांड है जो कि हम्म। एयरक्राफ्ट बनाती है फॉर आई एयरक्राफ्ट थिंक बनाते हैं सिविल। हम। तो इसमें एक एयरबस जो है आई थिंक वो यूरोप की है, और बोइंग जो है अमेरिका की। तो हम्म। अब उन लोगों के दो सेंटर है। अब इंडिया में तीसरा, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव द थर्ड सेंटर ऑफ मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग। तो इन लोग यहाँ पैसेंजर प्लेन्स वगैरह खरीद रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग भी अब थोड़े से चालू होगा। तो आप समझ लो कि टाटा ग्रुप अभी रैंडमली बहुत ऊपर जाएगी। अभी एक और चीज आपने देखा कि रशिया के ऊपर में इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए अमेरिका ने। हम्म। तो रशिया से जो तेल आता है, कच्चा तेल, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी की, वो कच्चा तेल लेके उसको रिफाइन करके यूरोप अमेरिका को बेचती है। वी आर मेकिंग ह्यूज मनी थ्रू ऑयल। रशियन ऑयल ही बिक रहा है, वो बिल्कुल। हम लोग को डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है और वो जा रहा है इधर में। तो कभी कभी हम्म। जो होता है ना, हमको थोड़ा सा वो देखना चाहिए। न्यूज चैनल में कभी कभी एक जनरल चीजें दिखाते, ये तबाह होगा, ये डिस्टर्ब होगा, उन खबरों पे नहीं जाएं। बट उनके पीछे से क्या चीजें जो नहीं बोली जा रही है, वो चीज हम एस्ट्रोलॉजिकली पकड़ लेते हैं। जैसे एक हम्म। इंसान की कुंडली होती है, एक कंट्री की होती है, एक कंपनी की भी कुंडली होती है, बर्थ चार्ट होता है। तो वहां ओके। से भी मूवमेंट से पता चलता है कि क्या हो सकता है। तो हम जो हमारा जो वेल्थ मैनेजमेंट का दायरा है, उसके पीछे जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, वो काफी ब्रॉड व्यू में होता है। वो ओके। काफी ब्रॉड व्यू में होता है, तो उससे हमको ग्लोबल सेंटिमेंट समझ में आता है, प्लस ये इंडिविजुअल इंसान के चार्ट का सेंटिमेंट समझ में आता है। और उसके पीछे फिर हम एस्ट्रोलॉजिकल एंगल और उसकी एज के साथ, मूवमेंट के साथ देखते हैं, क्या इस साल ये ज्यादा पैसा बनाने की पोजीशन में है, इसकी दशा अच्छी चल रही है, इसके अच्छे हाउसेस एक्टिव हैं, ट्रांजिट इसको सपोर्ट कर रहा है। जैसे कुछ एक दो प्लेनेट हैं जो आपको शॉर्टकट में पैसा देते ही नहीं है। जैसे जोडियक बेल्ट में केतु नाम का एक प्लेनेट है, हम्म। वो आपको शॉर्टकट में पैसे देगा नहीं। सैटर्न आपको हार्ड वर्क करके ही पैसे देगा। वो इन्वेस्टर जरूर है, लेकिन वो हार्ड वर्क करके देगा। अगर आपके मान लो चार्ट में सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, एट्थ में, 11th में, इस तरह के हाउसेज में अगर सैटर्न बैठा है या सैटर्न की एस्पेक्ट है, तो ये आपको रातों रात अमीर नहीं बनने देगा। अब किसी के चार्ट में है, एग्जाम्पल के लिए मैं हम्म। बोल रहा हूँ, नॉट नेसेसरी सैटर्न हम्म। के ऊपर में भी, सैटर्न किसके नक्षत्र में बैठा है, अगर वो कोई फास्ट मूविंग प्लेनेट के नक्षत्र में बैठा हम्म। है, तब सिनेरियो बदल सकता है। तो देर आर बिल्कुल। लॉट ऑफ पॉइंट्स देयर। तो कभी कभी उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, सर आप अपने नाम पे मत करो, वाइफ के नाम पे करो। अगर वाइफ है तो हस्बैंड के नाम पे करो। बैंक अकाउंट उस ऑर्डर में रखो, डीमैट और स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट उस हिसाब से रखो। जैसे आजकल लोग बोलते हैं मुझे फिजिकल गोल्ड, किसी किसी को जैसे गोल्ड सूट नहीं करता, घर में रखना रिस्की है, तो गोल्ड के ETF आते हैं इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में। जैसे बैंक में पैसा रखते हो, आजकल गोल्ड भी रख सकते हो। रोज का एक एक ग्राम करके बनाते रहो। वो भी एक वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस है। आपको कभी शादी में, त्योहार में मान लो गोल्ड लेना है, घर में गोल्ड रखना भी अपने खतरा आप है। में बहुत बड़ा एसेट है वैसे तो। हम्म। एग्जैक्टली तो हम्म। देखो यहाँ हम्म। पे क्या है, कमोडिटी ट्रेडिंग भी होती है। तो कमोडिटी ट्रेडिंग में बहुत माइक्रो लेवल की एनालिसिस चाहिए। तो वो तो आप थोड़ा सा समझ सकते हो, वो भी हमारे वेल्थ मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। तो किसको कौन सा मेटल सूट करेगा, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इन सारी चीजों को हम मतलब इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा देखा करते हैं। तो मतलब सही। आप समझो कि हर इंसान अपने चार्ट हम्म। में जन्म हम्म। के साथ कुछ प्लस कुछ माइनस लेके आया है। अगर उसको हम्म। ये पता चल जाए कि मेरे चार्ट में लैंड माइंस कहाँ पर है जहां मुझे पैर नहीं रखना, कौन हम्म। से ऐसे एरिया है, मैं भीड़ के बहाव में आकर काम ना करूं, या ये हम्म। ग्लोबल किसी ने बोल दिया, हो सकता है हम्म। अडानी देश के लिए अच्छा हो, बट उस इंसान का एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम गलत हो जाए। तो हम्म। आपकी टाइम में वो कौन सा समय सही है, कौन सा सेक्टर सही है, वो हम एस्ट्रोलॉजिकली एनालाइज करते हैं। ओके, नाइस। अच्छा, मेरा अभी सेशन को वैसे काफ़ी टाइम हो गया है, तो इस सेशन को एंड करने का टाइम आ गया। मेरा आखिरी सवाल बस आपसे ये है
कि जो जैसे नए बच्चे आना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में, अब बच्चा बच्चा जान गया है क्योंकि फाइनेंशियल गुरु इतने हो चुके हैं, इन्फ्लुएंसर्स से उन्हें काफ़ी नॉलेज मिलती है। और जो आजकल का अगर हम यूथ की बात करें, टीन एज में ही वो सोचते हैं कि जितनी जल्दी हम इन्वेस्टिंग करें उतना अच्छा है। पर जो कि 25, जो अपने लेट ट्वेंटीज़ में चल रहे हैं या थर्टीज़ में जिनकी स्टार्टिंग है, क्या उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना भी सही रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए? क्योंकि उन्हें भी कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि हम भी इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट मिलता है उसका फायदा उठाएं। तो अभी क्या सही टाइम है उनके लिए इन्वेस्ट करने का, जो बिगिनर बच्चे हैं जो? मैं पहले तो ये है, अगर उनकी सोर्स ऑफ इनकम है या मान लो उसके पेरेंट अगर इन्वेस्ट करे, तो इन्वेस्टर तो कोई भी बन सकता है, 2 साल का बच्चा भी। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से पेरेंट आते हैं जो बच्चों के नाम पे माइनर अकाउंट, तो स्टॉक मार्केट में भी क्या होता है, एक अंडर गार्जियनशिप एक माइनर अकाउंट भी खुलता है 18 साल से नीचे का भी। तो उस एंगल में भी है। और कोई अगर वर्किंग बच्चा है, मान लो ट्यूशन पढ़ा रहा है, कुछ पैसे कमा रहा है, या कहीं पे कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, उसके पास थोड़ा सरप्लस मनी, वो 1-1 हज़ार करके भी अगर महीने में इन्वेस्ट करता है, तब भी हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका मकसद स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में एक एरिया है स्पेकुलेशन, जिसको जुआ बोलते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं उसके लिए ना मगजमारी करता हूँ। उसके लिए बहुत माइक्रो मेहनत है, क्योंकि हम लोग एक फीस भी चार्ज करते हैं। क्योंकि हमारे वेल्थ मैनेजमेंट में क्या है कि हम फीस भी चार्ज करते हैं, तो कंसल्टेशन फीस भी लगती है। तो उसमें ये श्योर शॉट होता है कि आप इस तरह के सेक्टर के बीच में इतने समय तक रखो। जैसे फॉर एग्जांपल हर महीने में 30 वर्किंग डे होते हैं, उसमें 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है। अगर आपने मान लो हर हफ्ते या महीने में अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट 3-4 सेक्टर्स में डाला, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? मान लो मैंने 10,000 रुपये लगाए, 22 दिन के लिए छोड़ा, वो 10,000 में से मेरे को कुछ अच्छा नहीं तो 2% का मेरा प्रिंसिपल का कमाई भी अगर मिलता है, 2% का अगर मान लो आपने महीने में बनाया, मैं वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, मिनिमम 5% निकालना मुश्किल नहीं है। 2% भी अगर मैं प्रिंसिपल का निकालूं, मेरी ब्रोकरेज जो कॉस्ट लगती है डिमैट में, क्योंकि ट्रेड करने में कुछ ब्रोकरेज लगती है, तो वो खर्चे को बिल्कुल। निकालते हुए अगर 2% भी महीने का निकालता हूँ, तो साल के 24% हो गए। बैंक में मैक्सिमम 8 देता है, तो हुआ ना उससे 3 गुना। 3 गुना, 3 गुना, बिल्कुल। बिल्कुल। आप महीने में मान लो आप 1,000-1,000 रुपए करके साल में 12,000 डालते हो। हम्म। तो हम्म। जो म्यूचुअल फंड जो काम करता है, एसआईपी काम करता है, वो इसी तरह से करता है। जैसे मैंने आपके कुछ पैसे 1,000 रुपए दिया आपको, मान लो 250 रुपये बैंकिंग सेक्टर में लगा दिए, 250 आईटी में लगा दिए, तो वो आपके चार्ट में वो कौन कौन से सेक्टर है जो परमिट कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे। अगर ये ब्रेन एक्सरसाइज वो नहीं करते हैं, तो हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली करते हैं। बट थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि जब तक आपके अंदर में थोड़ी वो मेच्योरिटी लेवल नहीं आती है, थोड़ा सा इनको स्टडी करना जरूरी है। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ये भी पढ़ाता हूँ। तो कुछ मेरे स्टूडेंट ऐसे जो कि एस्ट्रोलॉजर है और एस्ट्रो इन्वेस्टर गाइड भी हैं। तो ओके। आप इंसान वो भी बन सकता है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो उसमें इंसान को पता चल जाता है कि भैया मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो अपने आप में सेल्फ गाइडेड इन्वेस्टर और एस्ट्रोलॉजर भी बन के काम कर सकता है, या दूसरों को आगे जाके इसको प्रोफेशन बना के गाइड कर सकता है। आजकल जैसे सब ब्रोकर का कॉन्सेप्ट है, सब ब्रोकर का कॉन्सेप्ट है, तो इंसान ने एक सब ब्रोकरशिप ले ली, खुद भी इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरे 4-5 दोस्त लोगों को भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उससे उसकी एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकती है। तो वैसे करके कर सकते हैं। हाँ शास्त्री जी, तो अभी बीच में टेक्निकल इशू आ गया था, उसकी वजह से मेरा जो क्वेश्चन था वो पूरा नहीं हो पाया था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर कोई बिगिनर है, वो स्टॉक मार्केट और हम्म। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आना चाहता है, वो कैसे शुरुआत कर सकता है, कहाँ से न्यूज़ ले सकता है? और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई बच्चा है या फिर कोई मेरा व्यूअर है जो आपसे एडवाइस लेना चाहता है वेल्थ के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तो वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एक बार उसके बारे में और बता दीजिए। आ, जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट करने का सवाल है, तो अगर फेसबुक ऑपरेटर हैं, तो फेसबुक अगर ऑपरेट करते हैं, तो मेरा खुद का एक पेज है एस्ट्रोलॉजी विद मानव शास्त्री, वो मेरे पेज पे आ सकते हैं, उनको लाइक करें, उनको फॉलो करें। उसमें मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल लिखे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो तो मेरा इंडिविजुअल पेज है। उसके अलावा फेसबुक पर मेरा खुद का अपना एक 20,000 लोगों का ग्रुप है, जो कि मैं 2017 से ऑपरेट कर रहा हूँ। इसका नाम है कॉस्मिक लाइट्स। तो हम्म। कॉस्मिक लाइट्स करके जो है, या मानव शास्त्री जैसे मेरा फेसबुक आईडी है, तो वो सर्च करके मेरे फेसबुक आईडी तक आ सकते हैं। तो वो मुझसे अगर वहां कनेक्ट होते हैं, तो मैं उनको अपने ग्रुप में भी ऐड कर सकता हूँ, अपने पेज में भी ऐड कर सकता हूँ, या वो खोज ओके। के उसको वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो गया। और आई थिंक आप मेरे फेसबुक पेज पे मेरा मोबाइल नंबर, मेरी ईमेल आईडी, दोनों या सारे लिंक वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उसके जरिए वो मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिन किसी को भी कंसल्टेशन लेना है, सीखना है।
तो जो सारी ब्रीफ डिटेल्स है वो व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल मेंशन करे, अपना सवाल मेंशन करे, तो विद इन 1 घंटे 2 घंटे में मैं उसको रिप्लाई देता हूँ। टाइम इक्वेशंस कैसे करके होता है, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। और हाँ, जो आपके बिजनेस वाला, फेसबुक का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं व्यूअर्स को। श्योर 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 हम्म। श्योर। तो जैसे हम्म। आपने ये सवाल पूछा जो आपका था कि बिगनर्स के लिए क्या टिप है। देखो, हम्म। बिगनर्स के लिए मैं कोई जनरल टिप, चूंकि यहाँ पे क्या है, प्लैनेट स्पेसिफिक एनालिसिस होता है, तो जब तक मैं किसी का चार्ट देखूंगा नहीं, उसके हम्म। चार्ट में क्या प्रोमिसेस हैं, किस एंगल से है, तो पहले तो देखो एक कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, मुझसे कहीं कनेक्ट होना पड़ेगा। तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि उसका इंडिविजुअल एरिया है। बट फिर भी देखो, निफ्टी 50, ये मैं एक स्टॉक देता हूँ जनरल इन्वेस्टर को जो न्यू कमर है। निफ्टी 50 यानी हम्म। एनएस बीएससी के 50 ऐसी कंपनियों के नाम खोज के निकाले। ये गूगल पे भी अवेलेबल है, हर साल 6 महीने साल भर में ये अपडेट होते रहता है कंपनी के बेसिस पे। हम्म। तो निफ्टी की ये 50 ऐसी कंपनी है जो बहुत रिलायबल है। इसके छोटे हम्म। छोटे एक एक करके शेयर भी हर महीने खरीदते रहो। मान लो हम्म। कोई 500 रुपए का शेयर है, कोई बैंकिंग हम्म। ऑर्गेनाइजेशन का शेयर है, स्टेट बैंक का शेयर है। स्टेट बैंक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बैंक है, पुरानी बैंक है। हम्म। तो स्टेट बैंक का एक एक शेयर भी महीने महीने खरीदते रहो। ये पर्पस है कि इन्वेस्ट करना है। स्टेट बैंक का एक एक शेयर हर महीने खरीदो। मान लो आप 10,000 कमाते हो, 500 550 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। इस महीने एक शेयर ले लिया, अगले महीने ले लिया। तो आप म्यूचुअल फंड में डालने की जगह एक एक करके शेयर लो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप करते हो। तो हम्म। आप साल 2 साल में जो एक एक शेयर लेते 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 लेते, मान लो 12 महीने में 12 शेयर भी लेते हो, तो उसकी प्राइस वैल्यू देखना, डिफरेंस होते जाएगी। तो हम्म। वो मान लो 1 साल 2 साल के लिए छोड़ दिया। ये लार्सन एंड टुब्रो करके कंपनी है। अभी होटल इंडस्ट्री में जैसे मैंने कहा कि इस साल अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इंडिया होटल्स करके जो है, टाटा ग्रुप की होटल है, वो टूरिज्म सेक्टर बहुत फ्लरिश करेगा। उसके शेयर तकरीबन कुछ 1,000 रुपए के आसपास है। वो भी एक एक करके, या अपनी कैपेसिटी आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हो उसके आधार पे आप ले सकते हो। तो मैं छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करता हूँ, एक झटके में हम्म। बल्क में मत जाओ। या हम्म। थोड़ा सा जो बड़ी रकम चाहता है तो उसके लिए आप चार्ट एनालाइज करवाएं, उसके बाद ही इन्वेस्ट सेक्टर में जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी आपको इंटरेस्ट है, इतना काफी नहीं है। आपका चार्ट परमिट कर रहा है, हो सकता है आपका चार्ट परमिट कर रहा हो, लेकिन आप जिस वक्त उसमें इन्वेस्ट करने की एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी जिंदगी का रॉन्ग टाइम चल रहा है, आपको रॉन्ग प्लेनेट की दशा चल रही है। तो देर इज मच पॉसिबिलिटी आप गलत जगह पैसा डाल सकते हो, आपका पैसा फंस सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा पर्सनल कंसल्टेशन मैंडेटरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अपने स्टॉक मार्केट करियर में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर डे ट्रेडर या कुछ भी ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैं पहले यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लें। और मैं मानव शास्त्री जी का लिंक बिल्कुल अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप इनसे जाके 1-to-1 कॉल पे भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, और इनसे कंसल्ट कीजिए एक बार कि आपको इस लाइन में आना ठीक भी है नहीं। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको बता पाएंगे कि अभी आपका टाइम इन्वेस्टमेंट का सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उस बेसिस पर आपको इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, नहीं तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। तो ये था आज का सेशन हमारा मानव शास्त्री जी के साथ। तो कैसा लगा हमें जरूर बताना। और मानव शास्त्री जी से अगर आपको बात करनी है तो मैं इनका फेसबुक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां जाके आप इनके लिंक से इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं अगर इनके पास टाइम होगा तो। और बाकी यह है कि अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल जवाब करना हो, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, तो कमेंट डाउन बिलो और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने यहां तक ये वीडियो देखा हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अपना नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।